हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, डच रोज, लिलियम, झारबेरा की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं बानसूर जिला अलवर के किसान उमराव स्वामी से, जो कि पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि ये किसान किस प्रकार से पॉली हाउस में खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ग्रीन हाउस हम लगा मिले हैं, जिसके अंदर 1 एकड़ जमीन के अंदर लग रहा है। फरवरी के अंदर लगाए हैं, 1.5 महीना के अंदर से 45 दिन में खीरा शुरू हो जाते हैं और 45 दिन के बाद के अंदर मंडी के अंदर ले जावा हमने शुरू कर देते। एक ही बिक्री 5-6 लाख रुपया बच जाती है, कट कटा के 4 लाख रुपया सेपरेट बच जाते हैं। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे भी किसान हैं जो नित नए प्रयोग कर मिट्टी से सोना उपजाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही सफल किसानों में से एक किसान है उमराव स्वामी, जो यह साबित कर दिखाया है कि कड़ी मेहनत और लगन से खेती की जाए तो निश्चित ही किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ये किसान भाई पानी की समस्या वाले क्षेत्र में पॉली हाउस लगाकर वर्षा जल संग्रहण करके खीरा की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पॉली हाउस में खेती पर इनके अनुभव खुद उन्हीं से। पहले हमने बेड बनाए हैं, फिर कछुआ का खाद गिरे हैं, बेड बना के और 10 पैकेट, एक पैकेट में 1000 बीज आते हैं, वो लगाए हैं और फिर इसके अंदर ड्रिप से पानी चलता है और खाद चलाते हैं और सारी ही इसकी लागत करीब 2 लाख लग जाते हैं, खातों में, बीजों में, सब चीजों के अंदर। ये किसान भाई पॉली हाउस में खेती करके फसल से अधिक उपज लेने के लिए समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहते हैं। पॉली हाउस में उचित तापमान बनाए रखने के लिए फॉगर चलाते हैं और फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए ड्रिप के माध्यम से संतुलित मात्रा में NPK उर्वरक देते हैं। और ये किसान भाई संग्रहित वर्षा जल को ड्रिप के माध्यम से फसल की सिंचाई में लेते हैं। इसके अलावा फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए फसल सुरक्षा के जरूरी उपायों को समय पर अपनाते हैं, जिससे इन्हें खीरे की अच्छी उपज मिल रही है। गर्मी की टाइम के अंदर बाहर खीरा नहीं होता है, तो इसके अंदर ग्रीन हाउस लगाना जरूरी है और टाइम के ऊपर दूसरे दिन आधे घंटे पानी छोड़ना पड़ता है ड्रिपों का, ज़्यादा पानी में नहीं छोड़ना पड़ता है ड्रिपों से। और टाइम से 1261 0050 और 0013 0045 कई खाद नंबर वाइज से छोड़ना पड़ते हैं और टाइम पे इसकी बेल छलानी पड़ती है और तीसरे दिन खीरा सरू टूटने में तीसरे दिन टूट जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई ने, जो कम पानी की उपलब्धता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पॉली हाउस में ड्रिप लगाकर खीरा की खेती की और अपनी सूझबूझ एवं कड़ी मेहनत से बम्पर पैदावार से कम समय में अच्छी आय कमा रहे हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि इस किसान भाई को पॉली हाउस में खीरा की खेती में कितनी लागत लगी और आमदनी कितनी हुई और शुद्ध मुनाफा कितना मिला। वह इस प्रकार से है। फरवरी के अंदर लगाए हैं, 1.5 महीना के अंदर से 45 दिन में खीरा शुरू हो जाते हैं और 45 दिन के बाद के अंदर मंडी के अंदर ले जावा हमने शुरू कर देते और मंडी में ले जाके इस टाइम का भाव 16-17 रुपया किलो खीरा का भाव है। तो एक तोड़ हमारे टूट जाता है, लगभग 20 क्विंटल खीरा टूट जाता है। 1 एकड़ जमीन के अंदर 20 क्विंटल खीरा टूट जाता है। सब किसान भाइयों, मतलब खीरा की जब लागत लगती है तो इसके अंदर 70,000 का तो बीज आता है, 70,000 का बीज, बाकी का 30,000 का खाद पानी
और 50-1 हज़ार का पानी ऊनी बिल उल बिजली का कई आ जाता है, 2-1 लाख का खर्चा हो जाता है। और 2-1 लाख का खर्चा पूरा खीरा का मंजूरी का सबका होके बाद के अंदर की बिक्री 5-6 लाख रुपया बच जाती है। कट कटा के 4 लाख रुपया सेपरेट बच जाते हैं। और सब भाइयों ग्रीन हाउस लगाना चाहिए, क्यों ग्रीन हाउस में एक बीमारी कम आती है और एक मच्छर उच्छर हर चीज़ की मकड़ी एक बहुत कम आती है। तो इसमें ग्रीन हाउस में पैदा बढ़िया होती है, बढ़िया खीरा पैसे देते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली। हमारे राज्य का हर दूसरे से तीसरा किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करता है, लेकिन पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोग पनपने लगते हैं, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता घट जाती है। साथ ही कई बीमारियों के कारण पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए आगामी समय में यह बीमारियां पशुओं में नहीं आए, इसके लिए पशुओं में अभी से टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। तो किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगवाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार। तो मैं पशुपालकों को, हमारे देश के पशुपालकों को ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं में भी मनुष्य की तरह कुछ मुख्य बीमारी है और उसका टीकाकरण भी उपलब्ध है मार्केट में। तो कौन कौन से मुख्य बीमारी है, उसके लिए कौन सी टीका देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, उसके बारे में मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए बरसात का मौसम काफी परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस समय पशु सबसे अधिक संक्रमित रोगों की चपेट में आते हैं। ऐसे संक्रमित रोगों में से आज बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की। गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। ये रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हिंदी में गला घोटू भी कहते हैं। ये गला घोटू भी बरसात में सभी में ये बीमारी बहुत ही फैल जाती है। इसकी भी टीका बरसात से पहले साल में एक बार गला घोटू का टीका अवश्य दिलाना चाहिए। ये टीका बहुत ही सस्ते दाम पे, एक पशु पे मुश्किल से 5 से 10 रुपया खर्च आता है। और ये जीवाणु जनित रोग है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका टीका साल में एक बार, और टीका का नाम, जो बीमारी का नाम है एचएस का टीका, या किसान भाई गला घोटू का टीका मार्केट में बोलेंगे तो गला घोटू का टीका मिल जाएगा। दूसरा बीमारी होता है एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं खुराहा, खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। तो इस बीमारी से रोकथाम के लिए साल में हम लोग तो बताते हैं कि 2 बार कम से कम टीकाकरण करनी चाहिए, 1 फरवरी में, 1 सितंबर में, 6 मंथ के अंतराल पे करना चाहिए। लेकिन किसान भाई अगर एक बार भी टीकाकरण साल में कर लेते हैं तो कम से कम आपकी गाय सेव हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तीसरी बीमारी है बीक्यू, ब्लैक वाटर, जिसको हिंदी में लंगड़ी कहते हैं। ये भी बरसात में बहुत ही पशु को होता है। इसका लक्षण क्या है? पशु जो है
पीछे पैर से लंगड़ाने लगती है। तो इसका भी टीका बाजार में बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध है। इसकी भी टीका मई तक में पशु को दे देना चाहिए। बरसात आने से पहले साल में एक बार टीका ये दे देना चाहिए। गिल्टी रोग ये एक बहुत ही भयंकर जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। गांव में इस घातक छूत रोग को गिल्टी रोग के अतिरिक्त जहरी बुखार, प्लीहा बुखार, बाघी आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एंथ्रेक्स कहते हैं। ये बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि में होती है। रोग का गंभीर रूप आने पर पशु के मुंह, नाक, कान, गुद्दा तथा योनि से खून बहना प्रारंभ हो जाता है। रोगी पशु कराहता है, वह पैर पटकता है। बीमारी के इस स्थिति में आने पर पशु मर सकता है और इस रोग से बचाव के लिए नियमित रूप से पशुओं को टीकाकरण पशु चिकित्सक की सहायता से कराना चाहिए। और टीका तो उपलब्ध मतलब टीका है, लेकिन वो सभी जगह, जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का भी टीका है, लेकिन वो किसान भाई सभी जगह उपलब्ध नहीं है। बड़े बड़े मतलब राजधानी लेवल के शहर में उपलब्ध है। तो अब मैं ये किसान भाई ये 3 बीमारी से कम आप टीकाकरण अवश्य कीजिए। टीका किसान भाई जब भी खरीदें आप दुकानदार से बिल वोचर जरूर लें। दूसरा, टीका हमेशा स्वस्थ पशु को कीजिए। ये नहीं कि बुखार है किसी को डायरिया है, वो उस पशु को आप अवॉइड कीजिए टीकाकरण करने से। तीसरा, टीकाकरण जब भी कीजिए तो सुबह या शाम, चूंकि टीका एक जानवर का नहीं मिलता है, एक भाइल में 10-20 जानवर का हो जाएगा। तो 10-20 किसान से संपर्क करके आप टीकाकरण को एक भाइल लाइए और तुरंत इमीडिएट कीजिए। तो इन सब बातों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात की, प्रेग्नेंट जो गर्भवती जानवर है उसका टीकाकरण डॉक्टर की सलाह पे ही कीजिए। उसका भी टीकाकरण करते हैं, लेकिन कितने महीने की प्रेग्नेंट है इस सबको देख के डॉक्टर से सलाह लेके। हाँ, किसान भाइयों को ये मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में एक पशुपालक विशेषज्ञ रहते हैं। अगर वहाँ पे आपकी कोई समस्या पशुपालन में हो तो वहाँ से आप तकनीकी सहायता ले सकते हैं। अगर वहाँ पशुपालन वैज्ञानिक नहीं हो तो निकटतम हर एक प्रखंड में एक वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उससे आप अपनी तकनीकी सहायता ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलों के बागों से न केवल अच्छी आय ली जा सकती है, बल्कि परिवार के लिए पौष्टिक आहार की पूर्ति करने में भी सहायक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जो किसान नए फलदार बाग लगाना चाहते हैं, वे बाग लगाने के लिए पहले योजना बनाएं। तो आप नया बाग लगाते समय किस प्रकार से बनाएं योजना, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ ओंकार सिंह से। सर्वप्रथम किसान बंधुओं को नए आम की बगीचा लगाने के लिए वहाँ की जलवायु को देखना चाहिए। आम की फसल लगाने के लिए जो एक वर्ष में 4 महीना जून से लेकर सितंबर तक जो अच्छी वर्षा होती है और शेष 8 महीना मौसम साफ होता है, वैसा क्षेत्र आम के खेती के लिए उपयुक्त समझा जाता है। आम के खेती के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वह न्यूनतम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसे आम की खेती
24 से 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी वृद्धि करती है। इसके बाद भूमि की बात आती है तो भूमि में किसान लगभग सभी प्रकार की भूमि में आम की फसल ले सकते हैं, केवल कंकरीली, पथरीली और ऊसर भूमि को छोड़कर। ऐसे चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, इसमें भी आम का खेती उतना अच्छा नहीं होता है। आम के खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी होती है, जिसमें अच्छी जल निकासी का व्यवस्था हो और उस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक हो। ऐसी मिट्टी आम की खेती के लिए बहुत ही उत्तम समझा जाता है। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। सर्वप्रथम अब भूमि की तैयारी कैसे की जाए, इस पर चर्चा करेंगे। भूमि की तैयारी, सर्वप्रथम किसानों को गहरी जुताई करनी चाहिए अपने खेतों का। गहरी जुताई करने के बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत समतल हो जाए, इसके बाद चिन्हित करना है। चिन्हित का अर्थ है कि हम वैसे स्थान को चिन्हित करेंगे जहाँ पे हम पौधा लगाना है, हमको पौधा लगाना है। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि अब हमको कौन सा विधि अपनाना है। तो ऐसे वर्गाकार विधि है। वर्गाकार विधि के बारे में मैं किसानों को बता दूं कि इसमें पौधा से पौधा की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक समान होती है। और वर्गाकार विधि से जब हम आम का पौधा लगाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, उसमें सिंचाई करने में सुविधा होती है, कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होती है। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। वर्गाकार विधि में एग्जाम्पल स्वरूप मान लिया जाए कि हम अम्रपाली आम लगाने जा रहे हैं, तो अम्रपाली का डिस्टेंस है 2.5 मीटर पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की भी दूरी 2.5 मीटर। तो अब यहाँ पर अगर हम एक चिन्ह लगाए, एक पौधा लगाए, तो इसके लिए क्या होता है कि जब अगर हम ऐसे अगर आम का पौधा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो रो या लाइन है वह सीधी में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम रस्सी की सहायता ले लेंगे और दोनों छोर, एक मेड़ की ओर से दूसरी मेड़ की ओर से रस्सी को टाइट से बांधेंगे और 2.5 मीटर की दूरी के हिसाब से हम चिन्हित करते जाएंगे कि जो चिन्हित स्थान है वहाँ पे गड्ढा करना है। ऐसे मई के प्रथम पखवाड़ा में गड्ढा करना अच्छा माना जाता है। कि अच्छा, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि गड्ढा कितना होना चाहिए। 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए। गड्ढा जो है वो करे तो उसकी जो ऊपर भाग की जो मिट्टी है वह आधी मिट्टी को हम एक तरफ रखें और निचली मिट्टी जो है उसको एक तरफ रखें और खेत को गड्ढा को कम से कम 15 से 20 दिन खुले धूप में छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अब गड्ढा को भरने की बात आती है। गड्ढा भरते समय हमें 20 से 25 किलोग्राम कंपोस्ट ले लेना है और 50 ग्राम फिप्रोनिल 0.3 GR दवा आती है। ऊपर की मिट्टी जो हम एक तरफ निकाले थे उस मिट्टी के साथ मिश्रण करना है। मिश्रण करने के बाद गड्ढे में भरना है। गड्ढे में जब हम इस मिश्रण को भरेंगे तो उस गड्ढा में हमें पानी अवश्य डालना है। इसके बाद वह गड्ढा 1 से 2 सप्ताह के बाद पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम फतेहपुर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक बलवंत सिंह ने। आप रीपर कंबाइंडर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बलवंत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कटाई के लिए जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं रबी क्रॉप के लिए, रबी की फसलों में जैसे कि गेहूं आ जाता है हमारा, तो अगर कटाई यंत्रों की बात करें तो हमारे पास मार्केट में 3 तरह के कटाई यंत्र हैं। पहला तो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कंबाइंडर, जिसको बोलते हैं स्वसंचालित रीपर कंबाइंडर। तो उससे क्या होता है कि आपका जैसे कि अगर मान लीजिए गेहूं की आप कटाई कर रहे हैं तो वो कटाई करने के साथ साथ ही वो गठरी बना देता है। तो इससे क्या होता है कि किसानों को, जैसे कि छोटे रकबे वाले किसान हैं, तो उनको ये फायदा हो जाता है कि उनको फिर से बंडल नहीं बनाना पड़ता है, तो इससे उनके श्रम की बचत होती है। अगर देखें तो इसका जैसे कि आप मान लीजिए अगर कोई हाथ से कटाई करता है तो ये आंका गया है कि 0.018 हेक्टेयर पर आवर, मतलब उसको पूरा दिन लग जाएगा तब जाके कट्ठा भर वो कटाई कर सकता है। लेकिन अगर यही सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कंबाइंडर की बात करें तो इसमें हमारा जो फील्ड कैपेसिटी होता है वो 0.2 हेक्टेयर पर आवर, मतलब अगर 5 घंटे अगर हम मशीन चलाते हैं तो 1 हेक्टेयर जैसा आपका खेत की कटाई हो सकती है। तो इसमें ये भी होता है कि गठरी साथ बन जाता है। दूसरा जो हमारा होता है, और इसका जो कीमत बता सकते हैं आप, 4.5 से 5 लाख के बीच का है कीमत, और 40% सामान्य जाति वर्गों के लिए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 50% तक का भी अनुदान दिया गया है। अगर आप बड़े किसान हैं और अगर आप इसको कस्टम हायरिंग भी देना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरह से समायोजित कर लेना चाहिए जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनकी प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।